अस्सलाम वालेकुम एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमें स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं उनका नाम मोहम्मद साद नहीम है। उनके बारे में आपको कंप्लीट मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी क्योंकि वो खुद ही आपको देंगे। बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। उन्होंने मास्टर में भी वो स्कॉलरशिप पे बाहर गए थे। इवन के पीएचडी में भी वहां पर वो एज अ स्कॉलरशिप के तौर पे ही वहां पे काम कर रहे हैं। उनको पीएचडी में भी स्कॉलरशिप मिल रही है, मास्टर में भी वो स्कॉलरशिप पे गए हुए थे। वो तो अपना पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन सर खुद ही देंगे। तो बस मैं आप लोगों को इतना बताती चलो, जो कि रासमस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हमारी ये वाली वीडियो कम्प्लीटली रासमस पे बेस्ड होगी क्योंकि जो सर थे वो रासमस की स्कॉलरशिप उनको मिली थी, उसी पे वो बाहर गए थे। तो जो लोग इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, प्रोसेस क्या है, वो पूरा को पूरा सर हमारे साथ डिस्कस करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सर पहले आप अपने हमें स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखा दें, उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मेरा ये पीएचडी का इंस्टीट्यूट का कार्ड है आईसीआईक्यू का। ये स्पेन में है तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है। ओके, अभी आप फिलहाल स्पेन में रह रहे हैं? जी मैं स्पेन में हूँ अभी। ठीक है सर, अभी हम इसमें इस वीडियो में हम इरास्मस के बारे में बात करेंगे। आप पीएचडी के स्टूडेंट है लेकिन आप मास्टर में भी इरास्मस पे ही गए हुए थे, आपको वो स्कॉलरशिप ग्रांट हुई थी। तो आप हमें पूरा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, फिर हम इरास्मस के से रिलेटेड प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिफाइन कर लेते हैं कि इरास्मस मुंडस किस तरह की स्कॉलरशिप है। तो इरास्मस मुंडस का इस तरह का फ्रेमवर्क डिजाइन है कि आपको 2 साल की फंडिंग मिलती है कम्प्लीटली, जिसमें आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं। मेरे ख्याल से 3000 पर ईयर वो लोग आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस देते हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान आने जाने के लिए। और उसके अलावा आप ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में भी जाना होता है आपको इरास्मस के थ्रू, तो हम्म। उसके लिए भी ये फंडिंग यूज़ होती है। पर ईयर आपको 3000 मिलते हैं वो। हर पहले एक साल 3000 मिलेगा, अगले एक साल पे दोबारा 3000 यूरोज मिलते हैं। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है विच इज़ अराउंड 1000 यूरोज। अब कुछ प्रोग्राम्स का फ्रेमवर्क इस तरह का कि जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड 1000 मिलता है और हर साल के बाद आपको ट्रैवल की अलाउंस मिलती है। लेकिन अब कुछ नए प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें उन्होंने ट्रैवल का अलाउंस खत्म कर दिया और आपका स्टाइपेंड उन्होंने इंक्रीज करके 1000 से 1400 कर दिया। ओके। तो आपको 1400 पर मंथ मिलता है, जिसमें से आप सेव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, और आप फिर उसको ट्रैवल के लिए यूज कर सकते हैं। हम्म। तो ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं इरास्मस मुंडस के। उसके अलावा इरास्मस मुंडस की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस मिलता है। आपको क्रॉस साइंटिफिक एक्सपीरियंस भी मिलता है, जिसमें 3 से 4 यूनिवर्सिटीज बल्कि इससे ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं एक प्रोग्राम के अंदर। और यू गेट टू गो टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर ईच सेमेस्टर। हर इरास्मस प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट 2 कंट्रीज होते हैं, जिसमें आपका एक ईयर कहीं पे होगा और एक ईयर कहीं पे और होगा। लेकिन ज्यादातर इरास्मस प्रोग्राम से एटलीस्ट 3 कंट्रीज होते हैं। तो हम्म। आफ्टर एवरी सेमेस्टर यू आर गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्री, टू अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी। और अगेन वीजा प्रोसेस सारा कुछ वो लोग मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रैवल अलाउंस जो आपको मिलता है उसमें से आप वीजा की फी, टिकट्स की फी और अपनी रीलोकेशन करवा सकते हैं उन्हीं उसी स्टाइपेंड से। हम्म। और इसके अलावा इरास्मस में ये होता है कि आपको एक डिग्री मिलती है, एक आपकी पेरेंट यूनिवर्सिटी होती है जो कि पूरा प्रोग्राम को मैनेज कर रही होती है। आपको वहां से एक 2 साल की मास्टर्स की डिग्री मिलती है कंप्लीशन के बाद। और इसके अलावा जिस जिस यूनिवर्सिटी में आप गए थे उस यूनिवर्सिटी का आपको डिप्लोमा मिलता है अलग से, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। तो आपको एट द एंड जितने कंट्रीज में आप जाएंगे उतने कंट्रीज की डिग्री आपको मिल जाएगी हम्म। इरास्मस मुंडस में। और जो फोर्थ सेमेस्टर होता है इरास्मस मुंडस का, फर्स्ट 3 वो लोग डिफाइन करते हैं कि आप कहाँ जाएंगे। ये आप खुद डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोग्राम्स में ऐसे होता है, वो फर्स्ट ईयर डिफाइंड होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर आपका फ्रांस में होगा, सेकंड सेमेस्टर आपका चेक रिपब्लिक में होगा, थर्ड में वो आपको चॉइसेस देते हैं डिपेंडिंग और जो डिसिप्लिन आप किस डिसिप्लिन में जाना चाह रहे हो। उनके पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं। तो वो उन ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो, फिर आप उस कंट्री में चले जाते हो। और फोर्थ सेमेस्टर ज्यादातर प्रोग्राम्स के लिए, आई थिंक मोस्ट 90% प्रोग्राम्स के लिए वो ऑप्शनल होता है। आप खुद से चूज कर सकते हो क्योंकि वो मास्टर थीसिस होती है। इट्स एन हम्म। इंटर्नशिप, वो आप खुद चूज कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है। So it's up to you. You can find your own internship and go to that country. और they also offer you a couple of options. वो रिलीज देते हैं आपको जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है। तो दिस इज लाइक अ फुल होलिस्टिक Erasmus एक्सपीरियंस, जिसमें आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट आई थिंक मोर देन इनफ कवर्ड होती हैं। यू ऑल्सो गेट टू सेव सम मनी एंड आपको डिफरेंट कंट्रीज का एक्सपीरियंस मिलता है थ्रू आउट यूरोप। सो या दिस इज बेसिकली Erasmus Mundus। इसमें हर किस्म के प्रोग्राम्स आते हैं, साइंटिफिक भी हैं, पॉलिसी से रिलेटेड भी हैं, कुछ मेरे ख्याल से बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के भी हैं, लॉ के भी हैं।
हर साल इसकी लिस्ट इंक्रीज हो रही है, और फॉर्चुनेटली हर साल द नंबर ऑफ पाकिस्तानीज गोइंग टू इरास्मस मुंडस प्रोग्राम्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। तो दैट्स आल्सो वेरी गुड साइन। अब इसका ये होता है कि हर इरास्मस प्रोग्राम अपने पास 20 to 22 स्टूडेंट्स रखते हैं वर्ल्ड वाइड। तो क्योंकि कंपटीशन वर्ल्ड वाइड है, और तो इरास्मस वालों ने ये भी डिसाइड किया होता है कि वो हर कंट्री से एक बंदा लेंगे या मैक्सिमम 2 बंदे लेंगे। क्योंकि सिर्फ 20 लोगों को रखना है अगर उन्होंने पूरे दुनिया में से, तो फिर वो कंपटीशन उस तरह से उसको बैलेंस आउट करने के लिए डाइवर्सिटी को वो चाहते हैं कि क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के बच्चों को इंक्लूड करना चाहते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। इसलिए उनकी पॉलिसी होती है कि 2 बंदे या 3 बंदे मैक्सिमम एक कंट्री से आएंगे। और उसमें से वो जो 2 बंदे लेंगे उन्होंने डिफाइन किया होता है कि हम एक लड़की लेंगे, 2 लड़के लेंगे, या 2 लड़कियां लेंगे, एक लड़की लेंगे। हम्म। तो इस तरह से यू कैन इमेजिन के कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी एक प्रोग्राम के लिए, तो आप पूरी दुनिया से तो कम्पीट कर ही रहे हो, उसके साथ साथ अगर उन्होंने सेलेक्ट किया है कि हमने 2 बंदे ही रखने हैं, और अगर आप एक लड़के हो तो आपका चांस आप समझ सकते हो कितना कम होता है। तो इट्स अ हम्म। वेरी हाईली competitive scholarship. It's if not better than Fulbright, it's almost there as Fulbright scholarship, which is from the US. तो दिस इज बेसिकली Erasmus Mundus। और अब इसके हम एप्लीकेशन प्रोसीजर पे भी जा सकते हैं। अगर इनमें से किसी चीज से आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। अच्छा सर, जिस तरह से अभी आपने इसके बेनिफिट्स बताए हैं और ये है क्या, आपने इससे हमें ये जाहिर है ये काफी ज्यादा कम्पिटिटिव होता है ये। तो आप हमें अपनी प्रोफाइल जी जी। बताएंगे कि आपकी क्या पीछे से बैकग्राउंड था, जिससे आप आगे इसमें सिलेक्शन में क्या क्या चीज आपने अपनी एप्लीकेशन में कवर अप की, जो कि आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर रहा था और आप इसमें जाके सिलेक्ट हुए थे। हम एप्लीकेशन प्रोसेस से पहले मैं ये चीज पूछना चाहूंगी आपसे बेसिकली कि आपकी प्रोफाइल किस तरह से स्ट्रॉन्ग हुई थी इसमें। तो हमें इरास्मस मुंडस वाले नहीं बताते कि आपका सिलेक्शन क्यों हुआ था, और ना ही उनका कोई ग्रेडिंग क्राइटेरिया सामने ऐसा सच आता है। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है अपना, और जब कुछ बाकी स्टूडेंट्स के साथ मैं कांटेक्ट में रहता हूँ, मुझे कुछ फैक्टर्स पता हैं जो कि काउंट होते हैं एट द एंड आपकी उसके अंदर सिलेक्शन के अंदर। तो ऐसे होता है कि टोटल 100 मार्क्स होते हैं हर कैंडिडेट के लिए। हम्म। उन्होंने डिफाइन किया होता है कि 70 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल आपकी एप्लीकेशन से आएंगे। जो आप एप्लीकेशन सेंड करोगे उनको 70 मार्क्स उसके हैं। अब उन 70 मार्क्स में सिर्फ डिवीजन होती है चीज़ों की, लेकिन बाकी 30% आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करते हैं। हम्म। तो 70% पे पहले आ जाते हैं। तो 70% है उसके अंदर वो देखते हैं आपकी एकेडमिक एक्सेलेंस, उसमें वो देख रहे होते हैं कि आपके ग्रेड्स किस तरह के हैं। ये छोटा सा पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हो तो आपको मिल जाएगी। बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट ऐसे मैंने देखे हैं जिनको इरास्मस की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होती। तो हम्म। इसमें आपके ग्रेड्स आते हैं, इसके अंदर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आता है। अगर आपके पास कोई जॉब का एक्सपीरियंस है तो इट रियली हेल्प्स। उसके बाद आपका साइंटिफिक एक्सपीरियंस आता है, फिर रिसर्च प्रोजेक्ट्स आते हैं। जिस फील्ड से भी आप ताल्लुक रखते हैं उसके कुछ रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम्म। और वो प्रोजेक्ट्स जितने उस प्रोग्राम के साथ रेलेवेंट होंगे उतना ज्यादा आपका चांस इंक्रीज हो जाएगा। मेरी भी फॉर्म में मेरे पास जीपीए अच्छा नहीं था, मेरी सिलेक्शन 3.3 भी हुई थी। मेरे पास ये था कि मैंने बाकी पॉइंट्स को अपने बहुत स्ट्रॉन्ग किया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एक फैक्टर नहीं होता। आपकी जीपीए होता है, आपकी रिसर्च एक्सपीरियंस होता है, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होती है। अगर आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर जो आईएलटीएस या टोफल है उसमें प्रूव कर दें कि आपके बहुत अच्छे स्कोर हैं, या बिलो अबव एवरेज स्कोर है, एवरेज। फॉर एग्जाम्पल आइल्स में एवरेज वो लोग 6.5 मांगते हैं आइल्स में, अगर आप एवरेज 7 है, अगर आप 7 से ऊपर दिखाएं तो जाहिर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं थोड़े से। इसके अलावा आपका जो थीसिस थी, बैचलर थीसिस, वो बहुत ज्यादा काउंट होती है। अगर वो प्रोग्राम के फ्रेमवर्क के साथ रिलेटेड है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको सिर्फ जीपीए चाहिए, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, आपको हर चीज चाहिए। और फिर एट द एंड बहुत सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं ऑन हाउ यू प्रेजेंट योर प्रोफाइल। क्योंकि जाहिर है आप एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, आप उनको जुबानी कलामी नहीं बता रहे कि आपने क्या किया। सो अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, द सीवी एंड द लेटर ऑफ मोटिवेशन हैज टू बी डिजाइन्ड इन अ सर्टेन वे, जिसको पढ़ने के बाद उनको वाकई पता चले कि यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ एंड यू वांट टू डू फर्दर। तो हम्म। एट द एंड आपकी प्रेजेंटेशन जो आप जिस तरह से एलओएम डिजाइन कर रहे हो अपना, जिस तरह की एलओएम में राइटिंग है आपकी, अगर वो अच्छी है और वो कुछ वाकई बता रही है कि दैट यू आर पैशनेट, दैट यू आर आल्सो कॉम्पिटेंट एंड यू विल डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड एंड, और फिर वो सारी चीजें देखने के बाद आपका 70 में से कुछ मार्क्स सकते हैं। तो उन 70 में से जो लोग, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिन लोगों के नंबर होते हैं, उनमें से 30 या 35 लोगों को इंटरव्यू की कॉल आती है। फिर बाकी 30% इंटरव्यू पे आपका डिपेंड करता है, वो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू का बेसिक टिप ये है कि आप बेसिकली इंटरव्यू को जितना लंबा लेके जाओगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने बढ़ते जाते हैं। और इंटरव्यू में वो बेसिकली आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, वो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। पहले कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं आपसे कि आप
कहाँ से हैं, ये वो बेसिकली वो देख रहे होते हैं आपकी पर्सनैलिटी, वो देख रहे होते हैं इफ यू कैन टॉक इन इंग्लिश, इफ यू कैन सर्वाइव इन EU विद ऑल, क्योंकि कल्चर्स डिफरेंट है, वो ये भी देख रहे होते हैं कि कल्चर के लिहाज से कोई इंसान का माइंडसेट ऐसा ना हो कि वो एडजस्ट ही ना हो सके बाहर आके। तो हम्म। बेसिकली इंटरव्यू का मकसद ये होता है, बाकी एकेडमिक चीजें वो आपकी ज्यादातर देख चुके होते हैं। और ओके। फिर एट द एंड कुछ एकेडमिक टेक्निकल क्वेश्चंस आपकी CV से उस फील्ड से रिलेटेड भी हो जाते हैं कि आपको क्या लगता है, और इस तरह की चीजें होती हैं। और एट द एंड फिर वो आपको मेरे ख्याल से 1-2 महीने के बाद बताते हैं कि क्या है आपका रिजल्ट। तो 3 किस्म के रिजल्ट देते हैं इरास्मस मुंडस वाले। एक ये होता है कि आपका सिलेक्शन हो गया विद इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप, जिसमें आपको हर चीज पेड होती है आपकी। और दूसरा होता है कि आपकी सिलेक्शन हो गई है विदाउट स्कॉलरशिप, जिसमें आपको हर चीज खुद पे करनी पड़ेगी। और हम्म। थर्ड, या तो आपकी सिलेक्शन ही नहीं हुई होती। आजकल फोर्थ ऑप्शन भी बहुत सारे प्रोग्राम्स दे रहे हैं, वो ये होता है कि आपको हाफ स्कॉलरशिप मिलती है, हाफ नहीं मिलती। तो वो कई दफा हाफ, कुछ प्रोग्राम्स हाफ स्कॉलरशिप भी इतनी अच्छी दे रहे हैं कि आप वहाँ पे थोड़ा टाइट करके अपने आप को फाइनेंशियली आप उसको परसू कर सकते हो। काफी स्टूडेंट्स गए हैं इस बार इस तरह के प्रोग्राम्स में, जिनको हाफ स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन वो फिर भी इनफ थी कि वो लोग सर्वाइव कर सकेंगे। तो दिस इज बेसिक थिंग्स के सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेलेवेंस है उसके अंदर। जितने ज्यादा रेलेवेंसी आप उस प्रोग्राम के साथ शो करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगेन मेरे पास GPA तो नहीं था, लेकिन मेरी जो बैचलर थीसिस थी वो बिल्कुल उस प्रोग्राम के साथ A to Z मैच करती थी। वो जो काम करना चाह रहे थे वो बैचलर थीसिस में कर रहा था ऑलरेडी। हम्म। और उसके अलावा उनको जिस तरह की एक्सपर्टीज चाहिए थी वो मेरे पास थी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर उनको चाहिए था, वो मेरा अच्छा था। IELTS मैंने दिया था, उन्होंने मांगा नहीं था, लेकिन मैंने क्योंकि ज्यादा प्रोग्राम से अप्लाई करना था तो मैंने IELTS दे दिया था। तो हम्म। IELTS में मेरा स्कोर अच्छा था। उसके अलावा मैंने ऑनलाइन कोर्सेज किए थे। ऑनलाइन कोर्सेज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके एप्लीकेशन के ऊपर। तो हम्म। अगर आपका GPA कुछ कम है तो आप वहां से ऑनलाइन कोर्सेज करके फ्री में हो जाते हैं, आपको पे करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने CV में डाल सकते हो, विच शोज दैट यू आर वेरी मोटिवेटेड, आप क्लास से बाहर भी जाके चीजों को सीखना चाह रहे हो। और हम्म। वो ऑनलाइन कोर्सेज में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के होते हैं, तो आप अपने LOM में या CV में बता सकते हो कि सिर्फ मेरे पास नॉलेज जो है वो मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, मैंने कुछ बाहर निकल के भी कोशिश की है पढ़ने की, समझने की। तो दैट ऑल्सो एड्स अ लॉट ऑफ मार्क्स इन योर सिलेक्शन। ओके। अच्छा, ये जो आप बता रहे रासमस का, ये इसका कोई टाइम है कि ये साल में कितनी बार ये ओपन होगी? ये साल में एक ही बार ओपन होती है। ये आपके अभी प्रोग्राम्स की, हर साल इनके प्रोग्राम्स की लिस्ट अपडेट होती है। ओके। तो अगर आपको पता है कि कोई बंदा किसी प्रोग्राम पे 3 साल पहले गया था, तो अभी हम्म। गारंटी नहीं है कि वो प्रोग्राम ओपन है, क्योंकि रासमस EU फंडेड है। यूरोपियन यूनियन हर साल प्रोग्राम्स, कुछ जो प्रोफेसर हैं वो अपने प्रोग्राम्स की एप्लीकेशन यूरोपियन यूनियन को भेजते हैं। वो हम्म। फिर देखते हैं कि किस प्रोग्राम को फंडिंग मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो कुछ प्रोग्राम्स जो पिछले 3-4 साल से फंडेड होते हैं, उनकी फंडिंग रोक के वो फिर किसी और प्रोग्राम को फंडिंग दे देते हैं। तो हर साल ये कैटलॉग, इरास्मस की कैटलॉग अपडेट होती है, जिसमें नए कोर्सेज ऐड होते हैं, कुछ निकल जाते हैं, कुछ नए आते हैं। तो ये कैटलॉग मेरे ख्याल से दिसंबर नहीं, सॉरी, ये अभी आजकल में अपडेट होने वाली है। 1-2 मंथ्स में अपडेट होती है, और आपके तकरीबन हर प्रोग्राम का अपना डेडलाइन होती है। लेकिन यूजुअली जनवरी से लेके मार्च तक उनकी कुछ प्रोग्राम्स की डेडलाइन जारी होती है। उसमें आपको सब कुछ सबमिट करना होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। ओके, मतलब इसकी अभी अगर अभी ओपन होने वाली होगी या फिर दिसंबर में जाके ये ओपन होगी, और जस्ट वन ही इनटेक होता है? और जिस तरह से आप बता रहे थे कि आपने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी किए थे, तो उससे भी आपकी जो प्रोफाइल थी स्ट्रांग हुई थी। और थीसिस भी आपने कहा कि ये भी काफी ज्यादा मैटर करता है, और आईएलटीएस स्कोर भी आपने कहा था वो भी अच्छा होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट हम्म। इरास्मस के लिए अप्लाई कर रहा हो, वो इन चीजों को सामने रखे कि उसका आईएलटीएस में स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, और वो अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है, तो उसके ऊपर उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। राइट सर? जी जी अच्छा सर। बिल्कुल। आपकी रेलेवेंसी मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो इरास्मस का है, आपको वो लोग अलाउ करते हैं कि आप जितने मर्जी इरास्मस प्रोग्राम से अप्लाई करें। मेरे हम्म। ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके प्रोग्राम के सिलेक्शन, आप अप्लाई कहाँ पे कर रहे हो। अगर आप अप्लाई ऐसी जगह पे कर रहे हो जहाँ पे आपका कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है, तो फिर तो आप हम्म। भूल जाएंगे आपका सिलेक्शन। जितना बेहतर आपकी रेलेवेंस से प्रोग्राम आप सेलेक्ट करेंगे, उतना बेहतर आपके चांसेस ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। फिर आपने ज़ाहिर है उनको बताना है कि वाकई में आप इस प्रोग्राम से रेलिवेंट हैं। वो फिर आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है आप क्या बता रहे हो उनको। हम्म। तो अगर आपको बात बताने के लिए अच्छी चीजें हैं तो फिर तो अच्छी बात है। अगर आपको बात बताने के लिए चीजें नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लोगों के पास रिसर्च प्रोजेक्ट्स नहीं होते। इरास्मस मुंडस के ज्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं दे आर रिसर्च ओरिएंटेड। कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर रिसर्च ओरिएंटेड। वो चाहते हैं कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, उनको वो नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं जो फिर आगे जाके रिसर्च करेंगे और कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे।
फॉर हम्म। एग्जांपल आजकल यूरोप के ज्यादातर प्रोग्राम्स में क्लाइमेट चेंज का बहुत आ रहा है, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हम्म। साइंटिफिक भी नॉन साइंटिफिक। तो पॉलिसी वाले भी आ रहे हैं कि आप पॉलिसी कैसे डिजाइन करो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए। तो इस हम्म। तरह डिपेंड करता है कि वो लोग क्या मांग रहे हैं। अगर आप उनको दे सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि आपके पास वो कॉम्पिटेंसीज हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन इजी हो जाता है। हम्म। अच्छा सर, इसमें कोई भी एप्लीकेशन फी होती है? हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग अप्लाई करते होते हैं? मोस्ट प्रोग्राम्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे ख्याल से मैंने एक प्रोग्राम में अप्लाई किया था जिसकी थोड़ी सी फीस थी उस वक्त, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अब कोई फीस होगी। तो हम्म। ज्यादातर प्रोग्राम्स की कोई फीस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली। रासमस, अगर आपको रासमस की स्कॉलरशिप मिलती है, इट्स अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सपीरियंस। आपका जैसे सिलेक्शन होता है, आपको वो एक लेटर भेजते हैं जिसपे लिखा होता है कि आपकी फीस भी कवर्ड है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर्ड है, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस भी कवर्ड है। वो लेटर आप एम्बेसी लेके जाते हो और एम्बेसी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्ट केसेस में वीजा लगा देती है। और अगर हम्म। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लगाती तो फिर एरास्मस वाले भी आपको 3000 पर ईयर दे रहे हैं, उसमें से वो कॉस्ट कवर कर सकते हो आप। ठीक। अच्छा सर, जब आपकी एनरोलमेंट हो गई थी, आपने जब अप्लाई किया था, तो आपने सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट जो थे इस तरह से जो जमा करवाए थे, वो सारे के सारे वेरीफाइड थे डॉक्यूमेंट्स, या फिर जस्ट आपने नोटराइजेशन करवा ली थी? लाइक आजकल काफी ज्यादा है कि आपके एफएससी मैट्रिक हो की या बैचलर की डिग्री ट्रांसफर की सारी एचएससी से और आईबीसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। तो वो आपकी अटेस्टेड हम्म। थी या जस्ट नोटराइज थे आपके? अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन इरास्मस का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, ज्यादातर प्रोग्राम्स आपसे ऐसी कोई चीज नहीं मांगते। वो हम्म। आपको सिंपली आपकी पीडीएफ जो आपकी डिग्री है, मेरे ख्याल से डिग्री ना भी हो, मेरे पास डिग्री नहीं थी जब मैंने अप्लाई किया था। ओके। मैं 6 सेमेस्टर था जब मैंने अप्लाई किया था। तो हम्म। उसके केस में आपका एक वो होप लेटर होता है जिसपे आप कहते हो कि ये बच्चा पास आउट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी देती है लेटर कि इसके ग्रेड्स अच्छे हैं, ये अगले साल पास आउट हो जाएगा और ये फिर अपना मास्टर डिग्री कर सकता है। तो वो सर्टिफिकेट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ज्यादातर स्टूडेंट्स उसी पे अप्लाई करते हैं। और ऐसी कोई रिक्वायरमेंट मुझे अभी तक नजर नहीं आई जिसमें आपको नोटराइजेशन चाहिए हो। ये हम्म। नोटराइजेशन वगैरह तब आती है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और जब आप वीजा अप्लाई करने के लिए जाते हो, तो फिर एम्बेसी की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके ओके। पास जो डिग्री विग्री वो सब टेस्ट करवा के लेकर आए आप। तो हम्म। तब ये रिक्वायरमेंट आती है ज्यादातर जब आपका सिलेक्शन हो जाता ठीक है। अच्छा, अभी आपने बताया कि जब आप अप्लाई करे थे, आई थिंक आप सिक्स या सेवन सेमेस्टर में थे, आप इस तरह से कुछ बता रहे हैं। है जी। अ, 1 साल पहले आप अप्लाई करते हो क्योंकि टोटल प्रोसीजर तकरीबन 1 साल ले लेता है। ठीक तो है, तो मैंने आप। 6 सेमेस्टर में किया ओके। और 6 या 7 के स्टार्ट में अप्लाई किया था, जिसका मतलब है कि मैंने तैयारी इसकी 1 साल पहले शुरू कर दी थी। हम्म। आयल्स में 3-4 महीने पहले दे चुका था। ओके। लेटर ऑफ मोटिवेशन मैंने कर दिया था और जाहिर एप्लीकेशन की डेडलाइन से पहले हर चीज तैयार थी मेरी और हम्म। मैंने सेंड कर दी थी। ठीक। अच्छा, जब आपने अप्लाई किया था, आपने कहा था कि थीसिस भी इसके अंदर ज्यादा मैटर करता होता है, तो आपका थीसिस तब रेडी था? क्योंकि सिक्स या सेवन सेमेस्टर में होते हैं तो हमारा थीसिस नहीं होता रेडी, हमारा इतना काम भी नहीं हो रहा 7 सेमेस्टर में थीसिस आपका स्टार्ट हो जाता है। हम्म। जो यूनिवर्सिटी में जो लोग करते हैं स्टार्ट, उनका स्टार्ट हो जाता है। मेरे केस में ऐसे था, मैंने 6 सेमेस्टर में थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया था उस पर। ओके। मैं एक प्रीवियस एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उसके साथ ही मैंने अपनी थीसिस को लिंक करना था, तो मेरा कुछ काम रेडी था। और एट दी एंड फिर 7 सेमेस्टर में मैंने कुछ काम शुरू कर दिया था। मैंने अपना प्लान बता दिया था कि मैं ये करना चाह रहा हूँ हम्म। और ये मैं करूँगा, ये मैंने काम अभी तक कर लिया और आगे ये फर्दर प्रोजेक्ट इस तरह से आगे जाएगा। ओके। बाकी जो आप लेटर ऑफ रेफरेंस लेते हो अपने सुपरवाइजर से, हम्म। उसमें मैंने लिख दिया, मैंने खुद बनाए थे अपने लेटर ऑफ रेफरेंस, उसमें मैंने लिख दिया था कि ये प्रोजेक्ट इस तरह से जा रहा है, इसका मेन मकसद ये है। और ये प्रोजेक्ट साथ ने 1 सेमेस्टर पहले ही शुरू कर दिया था, जो कि शो करता है कि जो बंदा है वो पैशनेट भी है अपने काम के बारे में। तो काफी सारी चीजें हैं कि रासमस की जो फुल एप्लीकेशन है उसमें एक पूरी स्टोरी होनी चाहिए आपके बारे में। वो हम्म। सिर्फ आपके एकेडमिक एक्सप्लेन ना कर रही हो, आपको एज अ ह्यूमन भी एक्सप्लेन कर रही हो। उसमें एग्जांपल्स होनी चाहिए कि कैसे आप दुनिया की फिक्र करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि पाकिस्तान में मेरा जो इरास्मस मुंडस का जो प्रोग्राम था वो मेम्ब्रेन से रिलेटेड था, वाटर के फिल्टर आप आम जुबान में कह सकती हैं इसको। हम्म। मेरा उससे रिलेटेड था। और फिर मैंने बताया था कि पाकिस्तान में किस तरह से पानी की कमी भी है, पानी गंदा भी है, कुछ एरियाज में साफ पानी मिलता ही नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए। इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत है और उसके लिए नॉलेज की जरूरत है। वो नॉलेज मैं गेन करना चाहता हूँ। मेरा हम्म। ये पैशन था। मैंने बैचलर थीसिस ये वाली उठाई। मैंने मेम्ब्रेन्स पे की थी बैचलर थीसिस अपनी, मैंने ये वाली बैचलर थीसिस उठाई। उसमें भी मैं ऐसी ऐसी चीजें यूज कर रहा हूँ जो मुझे लगता है बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस है और जो आगे जाके हमें हेल्प करेंगी। तो इस तरह से आप अपने आप को प्रोग्राम से रिलेट करते हो, आप एक बड़ा मकसद बताते हो जो आप सॉल्व करना चाहते हो, वो आपकी मोटिवेशन बनती है। बेसिकली लेटर ऑफ मोटिवेशन का मकसद ये होता है। आप ये नहीं कहते कि मुझे बस एजुकेशन हासिल करनी है या जर्मनी बहुत अच्छा कंट्री है मैं वहां पे आना चाहता हूँ। हम्म। ये आप लिखोगे तो इरास्मुस से आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी मेन मोटिवेशन क्या है। और बेहतर होता है कि आप हर बार अपनी मोटिवेशन को किसी हायर एम से जोड़ दो, किसी मकसद से जोड़ दो। ठीक है। अब आजकल
बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे सस्टेनेबिलिटी भी आ रहे हैं, तो बच्चे आराम से बता सकते हैं कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है और हम्म फ्लड्स आए हैं, तो चेंज की वजह से आए हैं, इसको सॉल्व करना चाहिए इस प्रॉब्लम को। हम्म तो उसके लिए पढ़ना चाहता हूँ, और फिर मैं यूरोप से पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे लोगों की यहाँ पे नॉलेज भी ज़्यादा है, रिसर्च भी ज़्यादा है, पॉलिसी मेकिंग भी बेहतर है। तो मुझे लगता है कि मैं अगर बेस्ट लोगों से सीखूंगा और ये नॉलेज पाकिस्तान वापस जाएगा तो बड़ी बेहतरी होगी पाकिस्तान। तो लेटरल मोटिवेशन बेसिकली ये होता है। और फिर हम्म आप प्रूव करते हो कि आपके पास वाकई में वो कॉम्पिटेंसी है कि आप ये चीज़ें पढ़ भी सको। फिर आप बताते हो मैंने बैचलर्स यहाँ से किया, मेरे ये स्कोर थे, मैंने ये प्रोजेक्ट किए थे, इसमें मैंने ये सीखा। जो आप बता रहे हो मैंने चीज़ें सीखी हैं, वो चीज़ें भी वो चीज़ें होनी चाहिए जो उनको चाहिए। हम्म और उनको जो चीजें चाहिए वो अपनी वेबसाइट पे क्लियरली लिखी होती हैं, लोग पढ़ते नहीं है जाके उसको। उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया होता है कि ये चीजें हम पढ़ाएंगे, यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो ये करेंगे। तो आप बताओ उनको, जो उन्होंने चीजें लिखी हुई हैं कि बच्चे ये करेंगे, आप लिख दो कि मुझे ये करनी है, ताकि आप मैच हो जब प्रोग्राम के साथ। तो हम्म बेसिकली ये मोटिवेशन का मेन मकसद ये होता है। बच्चे से भी अपनी वर्ड्स में लिख देते हैं विच इज अ रॉन्ग वे टू डू इट। आप प्रॉपरली एक मोटिवेशन बयान करते हो, एक मसला बताते हो, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए ये बताते हो, आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हो ये बताते हो, पढ़ने के लिए जो चीजें आपको चाहिए वो पहले से आपके वहाँ है या नहीं वो प्रूव करते हो। आप सीवी के थ्रू प्रूव करते हो। हम्म। ये हो। मैंने जो मोस्टली जो चीज देखी है, ये मे भी हम सब में फॉल्ट भी हो सकता है या हमारे एजुकेशन का फॉल्ट भी हो सकता है। हम मोटिवेशनल लेटर हमें नहीं पता किस तरह बनाने हैं, हम कॉपी राइट उठाने की कोशिश करते हैं। इवन कि अगर हम थीसिस भी कर रहे होते हैं, वो भी हम मोस्टली स्टूडेंट नहीं करते होंगे, लेकिन मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि थीसिस को भी कॉपी उठा के वो बस कर लेते हैं और फिर अप्लाई करते हैं, फिर कहते हैं हमें तो रिजेक्शन होगी थी, तो हम तो नहीं अप्लाई कर सकते हमारी, जबकि उनका मेन जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो मोटिवेशनल लेटर में आ रही होती है। तो इसके ऊपर आप जी टिप्स बिल्कुल वगैरह ऑब्वियस है, दीजिए। अगर आप कॉपी पेस्ट करें कि आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, जब हम्म आपको पता नहीं है और सामने मैं आपको बता दूं, जो सिलेक्शन कमेटी जो सिलेक्शन करती है 2000 हाई लेवल रिसर्चर्स, वो अपनी हम्म फील्ड के मास्टर्स होते हैं, वो 1 मिनट में लेटर ऑफ मोटिवेशन देख के सीवी देख के उनको एक झटके में पता चल जाता है। उनके पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन हर साल आती हैं, उनकी आंखें ट्रेन हुई होती हैं कॉपी पेस्ट मटेरियल को स्कैन करने के लिए। और मेरे ख्याल से उन्होंने एक कंप्यूटराइज सिस्टम भी लगाया हुआ है। यूरोपास की सीवी जो आप सबमिट करते हो वो पहले कंप्यूटर के थ्रू फिल्टर होती है। उसमें अगर कोई ऐसी सीवी है जो कॉपी पेस्ट है या उसमें कोई चीजें ऐसी हैं जो रेलिवेंट नहीं है प्रोग्राम से, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ही बाहर फेंक देता है उसको। हम्म तो फिर हैंडफुल ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन सिलेक्शन कमेटी के पास जाती हैं, वो बड़े ध्यान से देखते हैं उसको, और हम्म। फिर आपका सिलेक्शन। अब बिल्कुल ये चीज मैंने भी, जो स्टूडेंट अगर यूरोप की साइड पे अप्लाई कर रहे हैं वो वर्ड वाला फॉर्मेट सीवी के लिए यूज कर, जबकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया यूरोप पास आप लोगों ने रिकमेंडेड फॉर्मेट हमें देना है। एक ऑक्सफोर्ड फॉर्मेट भी है लेकिन वो मोस्टली यूएसए यूके के लिए वो हो रहा होता है, लेकिन यूरोपियन के लिए जो मैंने देखे वो यूरोप पास फॉर्मेट ही यूज हो रहा होता है। बाकी जी अगर जी आप बिल्कुल। जैसे लेटर ऑफ मोटिवेशन आप लिखना शुरू करते हैं, एक वेबसाइट मैंने देखी थी scholarshipforums.com, उसके ऊपर मैंने देखा था कि मोस्टली लोग अपने मोटिवेशनल लेटर लिख के वहां पे पोस्ट कर देते हैं, तो उसके फिर वो लोग रिव्यू करते हैं। और एक्सपर्ट, काफी एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, रिव्यू करके बता रहे थे ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं मोटिवेशनल लेटर का, उनको आइडिया नहीं है, वो कुछ गूगल सर्च भी कर लें और यूट्यूब पे भी जाके वो लोग देखें, और इसके अलावा वो लोग उस स्कॉलरशिप फोरम पे भी जाके पोस्ट करके देखें और खुद लिखने की कोशिश करें। थीसिस अच्छा सा लिखें, आइल्स भी दें। सबसे जो मेन स्टेप है ना, स्टूडेंट्स आइल्स नहीं देते, मैंने देखे वो प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर ना काम चलाने की कोई जुगाड़ू काम, मोस्टली हम पाकिस्तानी मशहूर है जुगाड़ू काम ना करने में। तो वो लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी से बस बैचलर हमने 4 साल इंग्लिश में किया है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, उसी पे अप्लाई कर देते हैं। आइल्स आप लोग जरूर दें, चाहे वहां पे रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो तभी आप लोगों का काम होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगी। अच्छा सर, ये तो आपने हमें पूरा बता दिया, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बता दिया और है क्या 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 बेनिफिट्स हैं। जब आपका पूरा प्रोसेस हो गया था तो फिर आपने एम्बेसी में किस तरह से अप्लाई किया था, लाइक आपकी पेरेंट कंट्री कौन सी थी इरासमस की? पहले तो एक थोड़े पीछे पॉइंट पे जाते हैं, मेरे ख्याल से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। तो ओके। जो आइल्स का जो है ना सिनेरियो आइल्स का, कुछ ज्यादातर प्रोग्राम्स आजकल आइल्स नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, तो आप यू कैन सबमिट योर प्रोफिशिएंसी लेटर सर्टिफिकेट। ठीक है, हम्म आप वो सबमिट कर देते हो और उसके बाद होता कुछ इस तरह है कि वो आपकी पूरी प्रोफाइल में जाते हैं, वो देखते हैं कि आपने सीवी कैसे लिखी हुई है, और जब वो वहाँ पे सीवी में इंग्लिश की गलतियाँ ढूंढते हैं ना, उनको मिल जाती हैं, और फिर वो लेटर ऑफ मोटिवेशन में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मिलती हैं, हम्म तो वो आपके आगे साइड पे रख देते हैं। तो हम्म मकसद ये नहीं कि आप आइल्स कर लो जाके, मकसद ये है कि आपको लिखना पढ़ना आता होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो मेन प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, मोस्ट ऑफ देम को फेस आ रहा है, उनको इंग्लिश लिखनी नहीं आती। वो ऐसी उर्दू में है। सोचते हैं, उर्दू को ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश में लिख देते हैं।
हम्म। इंग्लिश इज अ डिफरेंट लैंग्वेज, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसमें बात करने का तरीका डिफरेंट है, उर्दू की तरह आप उसको नहीं लिख सकते। और मेन मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है। और दूसरा, अगर ये एप्लीकेशन इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच भी जाती है, कॉपी पेस्ट वाली या फिर बैड इंग्लिश वाली पहुंच भी जाती है किसी वजह से, तो इंटरव्यू में आप क्या करोगे? इंटरव्यू में वो इंग्लिश में बात करेंगे, उनका मेन मकसद ये होगा कि आप क्या बोल सकते हो या नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे ही स्टेप, आप जैसे पाकिस्तानी एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, आप यूरोपियन किसी एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, हर चीज तब्दील हो चुकी होगी, आप उर्दू नहीं बोल सकते वहां पे। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट टू टॉक इन इंग्लिश, यू हैव टू बी गुड इनफ इन इंग्लिश के लोग आपको अंडरस्टैंड कर सकें, आप अपने आइडियाज को। और खासतौर पर जब आप साइंस का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, जहाँ पे टीचर साइंस इंग्लिश में एक्सप्लेन करेगा और आपको इंग्लिश में सवाल करना है, इंग्लिश में समझना है। अगर मेरे ख्याल से आपकी इंग्लिश वीक है, तो पहले तो स्टूडेंट्स को इंग्लिश पे काम करना चाहिए। हम्म। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, फ्री रिसोर्सेज, इंग्लिश मूवीज देख लें, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइल्स से। और अगर जिसकी इंग्लिश ठीक होती है और अगर उनके पास फंड्स अवेलेबल है आइल्स देने के लिए, तो आइल्स उनका स्कोर ठीक आ जाता है। ठीक है, हम्म। आइल्स में इतनी कोई बड़ी चीज ही नहीं है। आइल्स अगर आपको इंग्लिश आती है तो इट्स अ पीस ऑफ केक। शायद आपको इंग्लिश नहीं आती, फिर आप डरोगे, लेकिन मेरे ख्याल से डरने से बेहतर है कि आप इंग्लिश सीख लो पहले, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी आगे जाके। ऐसे ही है, मेरी भी कोई इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे रिकमेंड किया गया था कि इंग्लिश मूवीज देखना स्टार्ट करो और रीडिंग स्टार्ट करो। तो मैंने मूवीज और रीडिंग स्टार्ट की थी, तो तब जाके मैं 6.5 बैंड लेकर आई थी। अदरवाइज मेरी इंग्लिश सबसे ज्यादा खराब थी। तो अगर मेरी खराब थी तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो होंगे वो भी कर लेंगे इजिली। जस्ट आप लोग इंग्लिश मूवीज का बहुत असर वही ना, पड़ता है आपने इम्प्रूव हमारे। की, लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। आपको कुछ बुक्स पढ़नी है, आप न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ना शुरू करने हैं। आप जो फ्रेंड्स सीजन मैंने देखा था, मेरी इंग्लिश में पूरा बैचलर्स मैंने फ्रेंड्स सीजन बहुत देखा था, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो। तो ओके। मेरे ख्याल से उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो डेली लाइफ की इंग्लिश बोलते हैं, सिंपल इंग्लिश बोलते हैं उसके अंदर, तो वो सुन सुन के हम्म। आपके जहन में वो रह जाते हैं, तो यू कैन यूज देम इन द डेली लाइफ, और वो बड़ा इजी हो जाता है आपके लिए कम्युनिकेट करना। So ओके। it's not very difficult to learn English. Just keep watching English movies. It's very easy. ओके। और ज़रा लिखने के लिए आपको इंग्लिश पढ़नी आती होनी चाहिए। अच्छी इंग्लिश पढ़ेंगे तो अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं। ट्रू सर, ऐसे ही है। अभी सर ने फ्रेंड सीजन को भी प्रमोट किया है इस वीडियो के अंदर तो जो लोग भी देखना मेरे चाहते ख्याल हैं। से मैंने तो जितने स्टूडेंट से पूछा, वो यही कहते हैं कि भाई ये सीजन जो है, मतलब कोई कुछ भी देख लें आप, मतलब ऐसी कोई ऐसी आपकी लाइफ के अंदर कोई इंग्लिश कंटेंट होना चाहिए जो आप देख रहे हो, जिससे हम्म। आपको इंग्लिश के वर्ड्स तो आते हो एटलीस्ट। ओके। अच्छा सर, हम फिर वीजा प्रोसेस की तरफ मूव करने से पहले कोई और चीज जो कि आप बताना चाह रहे हो, मैं पूछना भूल गई रासमस से रिलेटेड। मेरे ख्याल से सीवी पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। सीवी जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे पहले आपकी सीवी पढ़ी जाती है। हम्म। सीवी में डोंट राइट थिंग्स दैट आर इररेलेवेंट टू योर प्रोग्राम। लोग क्या करते हैं, मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन था और फिर मैंने 15 मैच जीते थे और फिर मुझे अवार्ड मिला था, पूरा लंबा पैराग्राफ लिखा होता है, और वो प्रोग्राम जो है वो क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड होता है। ठीक हम्म। है, आपको फिजिक्स की चीजें पहले सफे पे रखनी है, ताकि वो पढ़ते साल हुक हो जाए आपकी सीवी के ऊपर। अगर ठीक। आप उसको फैला दोगे जगह जगह पे, क्वांटम फिजिक्स से कुछ रिलेटेड चीज ही नहीं है आपके पास, और आप फिर हम्म। आए बाएं शाएं कर रहे हो कि ये है, मैंने उधर जाया, मैंने सोसाइटी में काम किया, मैंने ये वॉलंटियर, वो कुछ काम नहीं आएगा आपके। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, और लोग बड़ा फिक्सेट करते हैं इस पे, हमारे पास 3-4 साल का वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, हमारी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। वॉलंटियर एक्सपीरियंस की आपकी पूरी एप्लीकेशन में, जहां तक मुझे लगता है, 15 से ज्यादा नंबर नहीं होते। अगर आपके पास हुआ है तो 15 नंबर आपके लग गए। बाकी 75 आप कहाँ से पूरे करेंगे, ये आपका वो है कि कैसे हम्म। पूरे करते हैं आप। तो हर चीज के अपने नंबर हैं। आपको पहले तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, आपके एकेडमिक एक्सीलेंस और रेलिवेंस के सबसे ज्यादा नंबर। तो आप प्रोजेक्ट्स जो लिख रहे हो अपने, पहले तो आपको वो प्रोजेक्ट्स लिखो जो कि उस प्रोग्राम से रेलिवेंट है। वो कहाँ से पता लगेगा? प्रोग्राम की वेबसाइट, ऊपर नीचे आगे पीछे से आप 2-3 बार फॉरवर्ड्स बैकवर्ड्स पढ़ो, आपको बताएगा प्रोग्राम की उसको क्या चाहिए। ठीक है, वो दो उसको। और प्रोजेक्ट्स भी जब आप लिख रहे हो तो प्रॉपर तरीके से डिफाइन करो एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट को, जिस तरह साइंटिफिक प्रोजेक्ट डिफाइन किया जाता है। आप लिखो कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था। अगले पॉइंट में लिखो कि ये टेक्निक इस्तेमाल की गई, ये टेक्निक इससे इस्तेमाल की गई। जाहिर है आपने छोटा कंसाइज फॉर्म में लिखना होता है। और थर्ड में आप बताओ कि रिजल्ट क्या आए थे। रिजल्ट्स बेहतर होता है कि जो स्टूडेंट साइंस के हैं, उनको ऐसे लिखना चाहिए, हमेशा क्वान्टिफाइबल सेंस में रिजल्ट्स को लिखना चाहिए कि प्रोसेस फास्ट हो गया, 2 टाइम्स फास्ट हो गया इस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद, या प्रोसेस जो है वो उसकी एफिशिएंसी 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई। इस तरह की आप चीजें बताओगे तो इट लुक साइंटिफिक, क्योंकि आप साइंस पढ़ने जा रहे हो, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ साइंटिफिक मैनर। आप सिर्फ प्रोजेक्ट के टाइटल नहीं लिख सकते कि अच्छा ये मैंने किया, बस खत्म, और उसके बाद आप वॉलंटियर एक्सपीरियंस बताना शुरू कर दो। वॉलंटियर एक्सपीरियंस और इस तरह की चीजें आपकी सीवी के एंड पे होनी चाहिए। पहले 2 पेजेस सीवी के बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप मेन वो चीजें लिखें जो आपके उस प्रोग्राम से रिलेटेड। अगर आपके पास 10 प्रोजेक्ट है ना, आप 3 लिखते हैं, लेकिन वो 3 रेलिवेंट होने चाहिए। हम्म। 10 इरेलीवेंट प्रोजेक्ट लिखेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगी आपकी।
ओके। तो रेलेवेंसी इज अ वेरी बिग फैक्टर इन सिलेक्शन ऑफ, क्योंकि मेरा जीपीए 3.3 था और 3.3 पे नहीं होता था जब मुझे पता है, जहां तक हम्म। 3.7 8 वालों का हुआ करता था। तो मेरा जो सिलेक्शन हो गया था तो तब मुझे भी हैरानी हुई थी। तो मुझे बाद में पता चला कि रेलेवेंस देख रहे होते हैं मेनली वो, हम्म। क्योंकि यूरोप में जीपीए सिस्टम चलता ही नहीं है। हम्म। जर्मनी में उल्टा है, 4 से 1 सबसे बड़ा है, 4 सबसे छोटा है जर्मनी में। ऐसे ही है। तो उनको ही अच्छा। हमारा जीपीए सिस्टम भी समझ नहीं आता, और इतने कंट्रीज के लोग अप्लाई कर रहे हो तो उनको जीपीए का नहीं पता होता कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम है। तो हम्म। उनको ये पता होता है कितना है, इसका काम कितना अच्छा है, वो ये देख रहे हम्म। होते हैं। ठीक है, मतलब कि हम तो किसी ये अगर प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो हम उसकी जाके रिक्वायरमेंट्स और उसके मॉड्यूल्स और उसके प्रोजेक्ट हम जरूर पढ़ें। हम ये ना करें कि बस ये प्रोग्राम मैंने पढ़ा हुआ है पीछे भी, बस डायरेक्ट अप्लाई कर दो। उसको हमें कम्प्लीटली रीड और करना चाहिए। इरास्मस के, जी जी सर। जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इरास्मस के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें आपको ऐसे प्रोग्राम्स नहीं मिलेंगे कि मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हम्म। ऐसा प्रोग्राम में रास्ता नहीं करता। आपने अपनी डिग्री में कोई खास टॉपिक पढ़ा होगा किसी लेक्चर के अंदर, उस लेक्चर के ऊपर पूरा प्रोग्राम डिफाइन किया होगा उन लोगों ने। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कुछ खास मसले हैं जो वो सॉल्व करना चाहते हैं साइंस में, तो वो उन मसलों के अराउंड प्रोग्राम पढ़ाते हैं। तो अभी कुछ प्रोग्राम्स हैं जो बहुत बहुत स्पेसिफिक चीजों के साथ डील कर रहे हैं। वो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को डील कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पॉलिसी हमारा एक लेक्चर होता है सिर्फ, ठीक है। हम्म। इंजीनियर्स का भी है जो पॉलिसी पढ़ते हैं लोग, उनका एक लेक्चर होता है, लेकिन उस पूरे लेक्चर पे पूरा मास्टर्स प्रोग्राम है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें पॉलिसी का नाम लिखा हुआ है तो मैं बस अप्लाई कर देता हूँ लिख के कि मेरे पास ये पॉलिसी की डिग्री है। आपको हम्म। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीजें दिखानी पड़ेंगी। अगर आपके ओके। पास हैं, अगर आपको प्रोजेक्ट्स नहीं है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज करें जाके, वहां से शो करें, या तो आप बताएं कि मैं पढ़ना इसलिए चाहता हूँ, कुछ ना कुछ शो करना पड़ेगा आपको। हम्म। और जहां तक मेरे ख्याल से एक और चीज थी, इंटरव्यू का जहां तक ताल्लुक है, इंटरव्यू में अगर आपका इंटरव्यू की कॉल आपको आ रही है तो आपका 70% चांस सिलेक्शन का ऑलरेडी है। इंटरव्यू में आप बेड़ा गर्क कर दें तो फिर ही आपकी रिजेक्शन आएगी। लेकिन बेसिकली अगर इंटरव्यू अच्छा दिया है आपने तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बड़े ज्यादा होते हैं। हम्म। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ओके। अच्छा, जिस तरह आप इरास्मस का बता रहे हैं, इससे तो ये मतलब कुछ फील्ड्स क्लियर हो रही हैं कि जो ज्यादातर इन्वायरमेंटल से जो रिलेटेड हो गई, या वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गई, और पॉलिसी मेकिंग की तरफ, तो मोस्टली जो स्टूडेंट इस फील्ड के अंदर है वही ज्यादा इरास्मस की तरफ मूव करे। लाइक जैसे कि अगर मैं आईटी में हूँ पढ़े तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा इसकी तरफ नहीं करूँगी, मैं या तो साइबर सिक्योरिटी की प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव करना चाहूंगी, या नेटवर्किंग या वायरलेस की तरफ मूव करूंगी। तो हम लोग तो इसमें फिर अप्लाई नहीं कर सकेंगे अगर हमारी फील्ड ही उन्होंने डिफाइन नहीं की हुई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको चंद एग्जांपल्स दिए हैं। ओके। साइंस, 5G पे काम हो रहा है, मशीन लर्निंग पे काम हो रहा है, फिनटेक पे काम हो रहा है। हम्म। जितनी भी कटिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके रासमस प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। वो टेक्नोलॉजीज अगले 10 साल में बहुत जो बूम पे होंगे, उनके प्रोग्राम्स रासमस भी पढ़ा रहे हैं लोगों को। ठीक है। तो वो आपको बहुत बड़ी कैटलॉग है, मेरे ख्याल से 100+ प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ अपनी फील्ड से रिलेटेड मिल जाएगा हर बंदे को। ओके। अच्छा सर, आप मोटिवेशनल लेटर से रिलेटेड हमें कुछ गाइड करेंगे कि किस तरह से हमें उसको स्टार्ट लेना चाहिए? उसमें क्या क्या चीज हमारी जो इम्पोर्ट जिसको हमें हाईलाइट करनी चाहिए अपनी मोटिवेशनल लेटर के अंदर? लाइक हम लोग मोस्टली यही करते हैं, बस अपना इंट्रोडक्शन दिया, हमें ये यूनिवर्सिटी क्यों पसंद है, किसी और की कॉपी की, और मैं अच्छे फ्रेंड बना सकती हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, इस तरह के लिख के हम लोग बस अपनी मोटिवेशनल लेटर को एंड कर देते होते हैं। जी, मोटिवेशन लेटर को स्टार्ट करने के बड़े मल्टीपल तरीके हैं। कुछ लोग किसी फेमस कोट से स्टार्ट कर देते हैं, हम्म। कुछ लोग बताते हैं शुरू में ही कि मेरा ये पैशन था शुरू से पढ़ने का। मुख्तलिफ तरीके हैं इसको स्टार्ट करने के। लेकिन एट द एंड मैं जिस तरह से अपना लेटर स्टार्ट किया करता हूँ, दोनों एप्लीकेशन जो मैंने अभी तक दी हैं उसमें मैं फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन एज अ ह्यूमन करवाता हूँ कि एज अ ह्यूमन मैं, मेरी सोच कैसी है। मैं ओके। बताता हूँ कि मुझे जो है टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, और मुझे नए लोगों से मिलना शुरू अच्छा लगता है। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ कि टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करना दुनिया के लिए क्यों जरूरी है, और मेरा नए लोगों से मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव खुलता है, मेरा दिमाग खुलता है, उससे मैं नई चीजें सोच सकता हूँ। जितना बेहतर मैं सोचूंगा उतनी बेहतर मेरी पर्सनैलिटी होगी। फिर ओके। मैं आ जाता हूँ कि ये चीजें सीखते सीखते मुझे पता लगा, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में चीजों का मसला, आप पाकिस्तान का इशू कोई भी उठाओ, इतने इशूज है पाकिस्तान में, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ कि कोई मेन इशू है जिसको सॉल्व करने के लिए आप कर रहे हो सारा कुछ। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो आपस में कहते हैं कि यार इंजीनियरिंग चूज कर ली क्योंकि बस इंजीनियरिंग थी, ठीक है ना। आप ये नहीं बता, आपको यू हैव टू शो कि आप किसी मकसद के पीछे काम कर रहे हो, और जो मास्टर्स का प्रोग्राम है ये उस मकसद के बीच में एक पॉइंट है जहाँ से गुजरना है आपको। आप हम्म। ये नहीं कह सकते कि आप कि बहुत बेहतरीन है, मेरी जिंदगी तब्दील हो जाएगी यहाँ पे आके, तो वो कहेंगे आप हमें क्या ऑफर कर रहे हो, अगर हम आपकी जिंदगी तब्दील कर रहे हैं तो हमें आप ऐसे ही है। क्या ऑफर कर सकते हम्म। हैं। ठीक है, तो आप
बताना है कि कुछ खास प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम से मेरी कम्युनिटी, मैं itself बहुत मुतासिर हुआ हूँ। ठीक है, और उसी के लिए मैंने अपना बैचलर स्टार्ट किया था। फिर आप बताओ मेरे बैचलर से। लोग ओके। शुरू में लिख देते हैं माय आई हैव अ डिग्री फ्रॉम दिस प्लेस, और वो सारी मोटिवेशन तुम्हें गायब भी हो जाती है। तो ये मोटिवेशन हम्म। पहले आप डिफाइन, फिर लेके चलो अपने आप को कि आप बैचलर्स में क्यों गए थे, फिर वहां पे अपनी सारी बैचलर्स की स्टोरी, कॉम्पिटेंस डिफाइन करो। मैंने ये पढ़ा, क्लास से बाद जाके ये मूक्स किए, ऑनलाइन कोर्सेज किए, इस प्रोजेक्ट पे काम किया, मुझे लगता था बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट को करने के बाद मुझे ये स्किल्स आए, मुझे टाइम मैनेजमेंट आई, मुझे डाटा एनालिसिस आया, मुझे पता लगा कि रिसर्च प्रोजेक्ट को स्टार्ट से एंड तक कैसे करते हैं। मुझे ये पता चला कि लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जाता है, मुझे पता चला कि एक साइंटिफिक आर्टिकल लिखा कैसे जाता है। ये स्किल्स बताना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप ओके। बताते हो हर प्रोजेक्ट के स्किल्स मैंने सीखी, और उसके बाद आप बताते हो आखिरी पैराग्राफ में, आप हर चीज को समराइज कर देते हो। आप कहते हो कि मेरी ये कुछ नॉलेज मैंने सीखा है, कुछ ऑलरेडी एक्सपीरियंस मेरे पास है, ये प्लस मेरी मोटिवेशन मुझे इस प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट बनाती है। प्लस आप ये भी लिखते हो कि इरास्मस का जो स्पेशल, आपने ये भी लिखना है ना, आप कोई भी डिग्री कर सकते हो मास्टर्स की, आप इरास्मस ही क्यों करना चाहते हो। हम्म। तो आप ये बताओ, ये ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व है, मुझे डिफरेंट कंट्रीज में जाने का मौका मिलेगा, डाइवर्स लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट कल्चर्स लोगों से जब मेरी इंटरेक्शन होगी तो मेरी अपने अंदर की अडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, मेरे अपने अंदर की टॉलरेंस बढ़ेगी, डिफरेंट आइडियाज सुनने को मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर्स के लोग डिफरेंट आइडियाज देते हैं, तो उससे मेरा जेन खुलेगा और उससे मेरी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। प्लस इरास्मस के डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट चीज़ें सिखाती हैं, तो उन बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जाके मैं बेस्ट लोगों से सीखूंगा, 3-4 यूनिवर्सिटीज में जाके, तो मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो ये मेरा शौक है कि मैं बेस्ट लोगों से सीखूं और फिर बेस्ट जगह पे जाके काम करूं। और हम्म। आप हमेशा जरूरी है कि अपना शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल डिफाइन करो। आप बताओ कि शॉर्ट टर्म गोल मेरा ये मास्टर्स है, लॉन्ग टर्म गोल मैं इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, या मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, या फिर कुछ भी आपका लॉन्ग टर्म गोल आप बना सकते हो। तो हम्म। आपने इस तरह से पूरी होलिस्टिक स्टोरी बतानी होती है। यू कांट जस्ट से कि मेरे पास ये इतने नंबर हैं और इतने ग्रेड्स हैं और बस, इस तरह तो नहीं होगा। ओके सर। अब सर हम वीजा प्रोसेस की तरह मूव करते हैं। जब आपका हम्म। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होगी, इनरोलमेंट होगी, तो फिर आपने किस तरह से अप्लाई किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गए? आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई किया या इंटरव्यू के लिए भी आपको बुलाया गया था एम्बेसी में? तो हर कंट्री, अब हर इरास्मस कंट्री, हर इरास्मस प्रोग्राम में इतने सारे कंट्रीज है, यूरोप, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, लोग फिनलैंड जाते हैं, हर एक तो प्रोसीजर हर उसका डिफरेंट होता है। लेकिन इरास्मस के केस में मैं आपको ये बता सकता हूँ, प्रोसीजर जितना इजी किया जा सकता है उसको इतना इजी कर दिया जाता है इरास्मस की तरफ से। वो मोस्ट केसेस में हेल्प कर देते हैं आपको अपॉइंटमेंट लेने में। आज इस साल हेल्प नहीं हुई किसी वजह से, मुझे समझ नहीं आई, इटली के कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम काफी आ रही थी। ओके। लेकिन मेरा फर्स्ट कंट्री फ्रांस था, मुझे तो फ्रांस की एम्बेसी ने खुद ईमेल की थी कि आपका, हमें पता चला कि आपका एडमिशन हो चुका है, तो ओके। आपको ये हम दे देंगे, आप आ जाएं इस ऑफिस में और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। हम्म। और वो आपको जो लेटर भेजते हैं, वो लेटर बेसिकली एक लेटर होता है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देता है। उसके अलावा आपको कुछ बेसिक चीजें जमा करवानी होती हैं, एफआरसी होगी, फैमिली ट्री सर्टिफिकेट कहते हैं इसको, नादरा से मिल जाता है वो, और कुछ बेसिक चीजें, आपकी डिग्री की कॉपी होगी, ऑलरेडी जो स्टफ आपके पास घर पे पड़ा होता है, लेकिन वो एक लेटर काफी होता है आपकी एप्लीकेशन के लिए। हम्म। और इंटरव्यू कभी वो लेते हैं कभी नहीं लेते, कुछ लोगों का वो लेते हैं, पूछते हैं "आप क्या करने जा रहे हो, ये वो आप बता दो, स्टूडेंट हो ये वो"। हम्म। तो बेसिकली Erasmus जितना आपका प्रोसेस इजी कर सकता है उतना इजी कर देता है। फ्रांस के केस में ये होता है कि अगर आपका फ्रांस में एडमिशन हुआ है तो आप AEG नाम का ऑफिस है लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में भी, आप वहाँ जाते हो लेटर लेके, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद आपको बता देते हैं ये चीज़ें चाहिए, तो वो चीज़ें लेके आप एम्बेसी चले जाओ। फीस नहीं होती, बहुत सारे केसेस में एम्बेसी फीस भी नहीं लेती वीजा प्रोसेसिंग की इरास्मस स्टूडेंट्स के लिए। कुछ में लेती हैं कुछ कंट्रीज के लिए, लेकिन अगेन मैंने आपको बताया क्योंकि 3000 यूरोज वहां से मिल रहे होते हैं तो उसमें हर चीज कवर हो जाती है। और एक चीज और है, फ्रांस, अब मुझे नहीं पता इस बार क्या हुआ, लेकिन फ्रांस जब मेरा एडमिशन हुआ था तो उन्होंने मैं फ्री फ्रेंच क्लासेस भी दी थी। ओके। लाहौर के अंदर फ्रांस एम्बेसी ऑफ फ्रांस का अपना एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे उन्होंने मैं सबको बुलाया था, जितने भी रासमस स्टूडेंट्स थे और जितने भी बाकी स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स थे जो फ्रांस से आ रहे थे, उनको फ्री A1 फ्रेंच कोर्स करवाया गया था, जिसका सर्टिफिकेट हर जगह पे माना जाता है, बाहर भी आप उसको एक्सेप्टेबल होता है सर्टिफिकेट। कुछ हम्म। कंट्रीज में नहीं भी करवाया जाता, फिर यहाँ पे जब आप आते हो रासमस वाले भी आपको एक कोर्स लाजमी करवाते हैं, फ्री कोर्स हम्म। होता है वो, आपने अटेंड करना, आप अटेंड कर लो लैंग्वेज के लिए। ओके। तो दैट ऑफर यू। ठीक है, अब हम यहीं पे इरास्मस वाली वीडियो को एंड करते हैं। आप यहाँ पर हमें जो मेन मेन पॉइंट्स है इरास्मस के, हमें अगर दोबारा से आप बता दें ताकि हम वीडियो को एंड कर दें और फिर हम पीएचडी की तरफ से मूव करें। मेन मेन पॉइंट्स और कोई गाइडलाइन जो कि आप देना चाहिए अपकमिंग स्टूडेंट्स को।
ठीक है, मैं प्रोसीजर बता देता हूँ बच्चों को क्या करना चाहिए। बच्चों को पहले प्रोग्राम सिलेक्ट करना चाहिए, सबसे ज्यादा टाइम इस पे लगाना चाहिए। प्रोग्राम सिलेक्ट करें, प्रोग्राम की वेबसाइट को ऊपर से नीचे तक ध्यान से पढ़ें। उसके सिर्फ रिक्वायरमेंट वाला पेज नहीं पढ़ना आपने कि मुझे सीवी देनी है, एल्बम देना है। उनका एक अबाउट अस वाला पेज होता है, वो अपने बारे में बता रहे होते हैं, वो बताते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। उसको ध्यान से पढ़ें। वो ये बताते हैं कि यहाँ से पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, वो पढ़ें। हम्म और वो लिख लें किसी जगह पे, एक एक्सेल शीट बना लें, वहां पे हर चीज लिख लें कि उनको ये चाहिए, ये पढ़ाएंगे। हर प्रोग्राम में अपनी कोर्स कैटलॉग भी दी होती है कि हम ये कोर्सेज पढ़ाएंगे, वो भी देख लें जाके वो क्या पढ़ा रहे हैं। उससे रिलेटेड आपके पास कुछ पहले से कॉम्पिटेंसी है तो वो लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, प्रूव करने के लिए कि आपको चीजें पता है, ये सब कुछ लिख लें। उसके बाद अपनी सीवी उस लिहाज से डिजाइन करें। ठीक है, हर प्रोग्राम की सीवी डिफरेंट होनी चाहिए आपकी। सीवी के फर्स्ट और सेकंड पेज पे सबसे रेलिवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टफ होना चाहिए। आप सीवी के पे पहला प्रोजेक्ट वही लिखो जो उस प्रोग्राम से सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है ना, अगर आपके पास 3 प्रोजेक्ट्स है तो आप उसकी अरेंजमेंट ऊपर नीचे करो डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम हम्म के लिए एक ज्यादा रेलिवेंट है तो उसको सबसे ऊपर लिखो, सबसे ज्यादा लिखो उसको, सबसे ज्यादा उसको डिफाइन करो, बाकी उनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करो। ठीक है, जीपी अगर आपका नहीं लिखना चाहते हैं मत लिखो। और एल के लिए आप, ये मैंने आपको बता दिया, एक प्रॉब्लम से शुरू करो, वो आपकी मेन मोटिवेशन होनी चाहिए। वहां से लेके चलो बैचलर्स पे, बैचलर्स की पूरी कॉम्पिटेंसी डिफाइन करो, और उसके बाद आप बताओ कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो और आपकी पर्सनैलिटी में, आपके नॉलेज में क्या चेंजेस आएंगे, और ये नॉलेज पाकिस्तान को जब वापस जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, ये आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन है। और इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें उनका ध्यान रखें आप, जो डेडलाइन का ध्यान रखें। अगर उन्होंने कहा कि एडोम में 1 पेज का होना चाहिए, उसको 1 पेज पे ही रखें। ठीक है, मेरा 1 पेज से ज्यादा था तो मैंने थोड़ी सी ट्रिक्स यूज की थी। मैंने उसका फॉन्ट छोटा कर दिया था, लाइन स्पेसिंग कम करती थी, वो 1.5 पेज का 1 पेज पे ही आ गया था। तो ओके। बी स्मार्ट, आपको ये नहीं कि आप बस लिख के बैठ गए, अब नहीं हो रहा तो क्या करें। बी हम्म। स्मार्ट आप बहुत कर सकते हो। मेरे लेटर ऑफ रेफरेंसेस पे हमने बात नहीं की। लेटर ऑफ रेफरेंसेस मैंने सुना है प्रोफेसर से लेना बहुत मुश्किल हो गया आजकल, फॉर सम रीजन प्रोफेसर नहीं लिख के दे रहे। मैं ये कहूंगा कि उनसे लिखवाएं भी मत, क्योंकि वो बहुत जेनेरिक सा लेटर बना के दे देंगे, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वेरी हार्ड वर्कर, आपको ये चीज नहीं चाहिए। आपको अपने लेटर ऑफ रेफरेंसेस में स्पेसिफिक एग्जांपल्स चाहिए आपके बारे में। ओके। आप लिखवाओ कि सात प्रोजेक्ट 6 सेमेस्टर में स्टार्ट कर लिया था, इसके ये हम्म रिजल्ट्स निकले थे, साथ ने यहाँ पे इंटर्नशिप की थी, वहां से साथ ने ये स्किल्स सीखी, और मैंने नोटिस किया कि इसकी रिसर्च प्रोफिशिएंसी बड़ी अच्छी होगी, बेहतर हो गई है। हम्म। ये लिखवाएं आप ये लिखवाएं, स्पेसिफिक एग्जांपल लिखवाएं कि फॉर एग्जांपल लैब में साथ जो है आपको फलाना इक्विपमेंट जो है वो चलाना नहीं आता था, इसने खुद हम्म सीख लिया। हम्म ये चीजें इसको पता थी, इसने ऑनलाइन कोर्सेज किया, मैंने नोटिस किया इसको ऑनलाइन कोर्सेज। तो इस तरह स्पेसिफिक एग्जांपल आपके बारे में होनी चाहिए। कुछ चीजें जो आप एलओआर में नहीं लिख सके स्पेस की कमी की वजह से, वो चीजें एलओआर में डाल दो, फैला दो हम्म अपना सारा कॉम्पिटेंसी, उसको फैला दो। तो प्रोफेसर, एक प्रोफेसर से ले लें, एक जहाँ से आपने इंटर्नशिप की है वहां से ले लें। तो उसमें ये बेसिक स्किल्स होने चाहिए जो प्रोफेसर आपको बता रहा हो, और वो स्किल्स होना चाहिए जो उनको चाहिए। आप लेटर ऑफ रेफरेंस, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है लिखवाया होता है बच्चों ने कि एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत आगे है ये। हाँ। प्रोफेसर का काम नहीं है यूनिवर्सिटी को बताना कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत आगे। प्रोफेसर का काम ये है कि वो बताए कि इसकी रिसर्च थ्रूपुट इस तरह की है। ये हम्म। डिस्कशन करता है तो इसको साइंस का पता ही नहीं पता, वो बताए। आप ये बता सकते हो कि साइंटिफिक डिस्कशन बहुत अच्छी करता है, इसका साइंटिफिक लिटरेचर पे बड़ा अच्छा कंट्रोल है, इसका पढ़ता है उसको ये, इसकी रिसर्च स्किल्स अच्छी हैं, लैब में अच्छा अच्छा काम करता है, हर चीज़ का ध्यान रखता है, और रिजल्ट्स अच्छे जनरेट करता है, डेटा एनालिसिस अच्छा करता है, फिगर्स अच्छी प्लॉट करता है। ये चीजें होनी चाहिए उसके अंदर, आपके लेटर के अंदर। तो हम्म। दिस इज, इट कवर्स एवरीथिंग। ओके। अच्छा, आपने जो अभी रेफरेंस का बताया ना, ये वाकई में पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बाकी कंट्रीज का नहीं पता। पाकिस्तान में हमें सिंपल एक लेटर लेने की भी काफी प्रॉब्लम है, फेस करना पड़ता है। और हमारे जो लेटर ऑफ रेफरेंसेस, इवन के मैंने जो लिए थे रेफरेंसेस, उसमें यही लिखा हुआ था, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छी थी, और बस इसका 2-3 वो कर दी, हमारे पास ये स्टूडेंट पढ़ती रहिए, इस तरह के वो हमें लिख के दे देते, वो लोग नहीं इसके ऊपर जाते ना। तो ये जो आप चीज बता रहे हैं ना, ये फिर स्टूडेंट खुद लिख के जाए, और उनको फिर काफी टाइम प्रोफेसर के 3-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, पाकिस्तान का ये है। प्रोफेसर चाहते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास आए। अगर कोई प्रोफेसर ये वीडियो देख भी रहे यूनिवर्सिटी के, तो प्लीज अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आए, तो आप खुद भी बाहर अप्लाई कर रहे होते, पीएचडी के लिए आप लोगों ने जाना होते, तो स्टूडेंट्स के लिए काफी इजी प्रोसेस आप लोग कर दें। मेरे टाइम में भी काफी ज्यादा हुआ था। अगर मेरे सर देख रहे हैं तो सॉरी सर। मैं जस्ट ये वीडियो में इन्फॉर्म कर रही हूँ स्टूडेंट्स को कि आप लोग इजी प्रोसेस करें। थैंक यू सो मच सर। हम एरास्मस की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम पीएचडी की तरफ, वीडियो की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू सो मच सर। ठीक मैं अभी इस वीडियो को एंड करके फिर न्यू स्टार्ट करती हूँ। जी।